मास के सवाल करने थे अपन को, राइट? ओके, ये वाला करा दिया था क्या? ये करा दिया था, आई थिंक। अरे यार, तुमने वहाँ चैन ये क्या था? ओके, सृजन के लिए थोड़ा सा रिपीट होगा कुछ समय के लिए. All right, here we go. Let's try this question number 80. डाउट्स भी ले लेता हूँ 2 मिनट.
कर लिया हो तो ठीक है मैडम। चलिए अब तो शुरू करते हैं। तो देखिए वेरिएबल मास की इक्वेशन होती है, आप चाहे तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा लॉजिक पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ इक्वेशंस के मुकाबले, क्योंकि इक्वेशन से लॉजिक नहीं आ सकता, लॉजिक से इक्वेशन आ सकता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज बाय द बेल्ट ऑन द सैंड। तो देखिए ये जो रेत गिर रही है, लॉजिक से कर, तो अपन ने सिस्टम में क्या लिया, इसको म्यू कह रहा हूँ, जो अगले डेल्टा टी टाइम में रेत आके इसके कांटेक्ट में आने वाली, राइट, प्लस जो रेत अभी तक गिर चुकी है। तो इनिशियल मोमेंटम इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखे, तो म्यू टू म्यू टी इनटू जो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है ये हो जाएगा, प्लस म्यू डेल्टा टी जो हवा में है उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन जब ये गिर जाएगा ये भी से चलने लग जाए, इनटू जो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है ये हो जाएगा, प्लस म्यू डेल्टा टी जो हवा में है उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन जब ये गिर जाएगा ये भी से चलने लग जाए, तो चेंज इन मोमेंटम यदि अपन लिखेंगे तो दैट वुड बी म्यू डेल्टा टी इनटू यू, मतलब कि जो फोर्स लगा होगा वो इतना हो जाएगा, और यही एक्सटर्नल फोर्स भी चाहिए होगा कि इतना ही फ्रिक्शन लग रहा है, इसको सिस्टम लेके लिख रहे हैं तो इंटरनली इतना ही फ्रिक्शन लगा होगा, तो एक्सटर्नल फोर्स लगना पड़ रहा होगा ताकि वेलोसिटी कांस्टेंट रह सके, राइट। बढ़े आगे,
by F external in 1 second. ये F की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, कितनी आती है? 15/4 न्यूटन आ जाती है। 15/4 मल्टीप्लाइड बाय 1 सेकंड में वर्क निकालना है, तो कितना चला ये? 0.75 into 1, so that is 45/16. बेसिकली इस रेट से वर्क कर रहा है, कोई तकलीफ? काइनेटिक एनर्जी कितनी एक्वायर गई फॉलिंग सैंड ने 1 सेकंड में? सो दैट इज 5 किलोग्राम पर सेकंड, हाफ m u स्क्वायर, u का स्क्वायर कर दिया अपन ने, सॉल्व कर लीजिए, 45/32 आ जाएगा। अब ये फिफ्थ में बोल रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस बताइए, कि व्हाई दिस डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ, एंड एक्चुअली दिस इज द रीजन आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन, कि हम लोग ये एनर्जी से करते क्यों नहीं है जितने भी वेरिएबल मास के सवाल होते हैं, क्योंकि इनमें इंपल्सिव फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे वो एनर्जी लॉस हो जाएगी फ्रिक्शन में, कहीं और पे इंपल्स हो जाएगा किसी तरह का। सो एनर्जी इज नॉट द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी पक्का लॉस हो ही रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए एक सवाल और ट्राई कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और डाउट्स ले लेंगे, या 2 सवाल और ट्राई करेंगे वेरिएबल मास के। October.
गया? बढ़े क्या आगे? चलिए देखिए, तो एसेंशियली अपन इसके फ्रेम में जाके सूडो फोर्स लगा देंगे तो इजी पड़ेगा। इसके फ्रेम में देखेंगे तो ये G प्लस ए से फ्री फॉल हो रहा होगा हर हिस्से का, नहीं हो रहा होगा? राइट, फ्री फॉल हो रहा होगा हर हिस्से का, नहीं हो रहा होगा? राइट, तो हर हिस्सा यदि इतनी एक्सेलरेशन चल रहा है तो टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कर लेगा? हाफ G प्लस ए टी स्क्वायर। यही लेंथ होगी फर्स्ट पार्ट का आंसर। कोई डाउट फर्स्ट पार्ट में? सेम लॉजिक से वेलोसिटी लिखेंगे तो G प्लस ए इंटू टी हो जाएगी किसी मोमेंट पे। अब इस पर्टिकुलर मोमेंट पे एल लेंथ चेन पड़ी हुई है और V डेल्टा टी लेंथ ऑफ चेन आगे टक्कर करने वाली है जो कि V स्पीड से चल रही है। राइट, तो अपन उसको भी सिस्टम का पार्ट ही ले लेते हैं। इस सिस्टम के ऊपर राइट एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा होगा? लैम्डा इंटू एल इंटू जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं तो एफ एक्सटर्नल इंटू डेल्टा टी, हम ये लिखने जा रहे हैं एफ एक्सटर्नल इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, ठीक है ना? फाइनल मोमेंटम तो सब रेस्ट पे आ जाएगा टक्कर करने के बाद। इनिशियल मोमेंटम में सिर्फ ये वाला हिस्सा चल रहा था। लैम्डा ई डेल्टा टी इंटू वी इज द मोमेंटम। और प्लस एक नॉर्मल डेल्टा टी फोर्स और लगा होगा ग्रीन कलर से, और इसको प्लस की जगह माइनस करना पड़ेगा ऊपर।
नॉर्मल कितना आ जाएगा? लैम्डा एल जी प्लस लैम्डा वी स्क्वायर, ये पूछा था अपन से। ठीक है बच्चों, डाउट? एक सवाल और वेरिएबल मास पे, फिर आप लोगों के डाउट्स, ठीक है ना? ये बात बस, फिर आप सब कुछ सरफेस के फ्रेम में किया। नहीं अमृत जी, आरबीडी के भी रहने दीजिए, तो पहले नॉन आरबीडी के लूंगा, बची मैकेनिक्स के, फिर आरबीडी एक बार शुरू हो जाए तब ले लेंगे डाउट्स। सब बच्चे एक ही चीज पढ़ने आए तो अच्छा लगता है।
करते हैं। AC स्पीड V से कंटिन्यूसली चल रही है, अब ऐसा क्यों होगा? एनी आइडिया एनीवन? Why something like this must be happening? वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, इसका लॉजिक कैसे? एंड पे नीचे की तरफ भी लगेगा, क्या लगेगा नीचे? A and B क्या? अरे जो ऑब्वियस बात है वो तो ठीक है, बट ऐसा होगा क्यों? यहाँ टेंशन का फोर्स लग रहा होगा, राइट? और इस पे यदि मैं इस लेंथ को L कहता हूँ, तो इस पे एक लैम्डा LG करके फोर्स लग रहा होगा, राइट? लैम्डा L प्लस H। ठीक है, ये जो फोर्स इस पे लग रहा होगा, ये दोनों बैलेंस हो जाए, तो what do you say? ये बनती है के बाद या इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इसमें नीचे से तो ऊपर फोर्स ट्रांसफर होगा नहीं, और इस तरफ यदि अपन फोर्स देंगे तो यही टेंशन इधर लगेगी, और नीचे की तरफ इस पे फोर्स लगेगा लैम्डा LG, और इसमें यदि सिस्टम में मैं वो वाला पार्ट ले लूं जो इसमें जुड़ने वाला है, और उसके लिए इक्वेशन लिखूं T माइनस लैम्डा LG इंटू डेल्टा T, तो
फाइनल मोमेंटम में लैम्डा v डेल्टा t इंटू v और बाकी की चीजें कांस्टेंट वाली आएगी इसलिए कट जाएगी। ये दिस इज चेंज इन मोमेंट, ये हिस्सा उठा है, बाकी तो सब वैसे का वैसे ही चल रहा है। ये पुली का लेंथ अपन इग्नोर कर रहे हैं ना, सो टेंशन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। सो व्हाट डू यू गेट, लैम्डा एच जी आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे, ये मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा वी स्क्वायर। सो एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय। एसेंशियली क्या हो रहा है, जो झटका लग रहा होगा ना, टू कहाँ से आ गया भाई, जो झटका लग रहा होगा उठने का, वही उस एक्स्ट्रा वेट के बराबर का फोर्स होगा। दैट्स क्लियर है? तो बच्चों के डाउट ले लूँ। चलिए कुछ बच्चों के जो डाउट्स है मोमेंटम या उसके पहले के चैप्टर्स को ले लेता हूँ। ये बड़ा प्यारा सवाल, आई होप आप लोगों ने किया होगा। O2 का 64। अनुराग सिंह जी, यार अभी तो समझाया था वर्क एनर्जी नहीं लगा सकते हो, बिकॉज जब वो उठ के झटका लगता है तो एनर्जी कंजर्व नहीं होती है बेटे, है भाई सिंह साहब? फिर आपने माननी नहीं है बात कोई भी, तो फिर क्या बताऊं यार। समझ गए? चलो दैट्स गुड। हाँ भाई ये सवाल O2 का 64 जल्दी से पढ़ लीजिए, बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें सेंटर ऑफ मास जो है राइट में शिफ्ट हो जाता है जब ये ऐसे गिरता है नीचे की तरफ, तो शिफ्ट हो रहा है बिकॉज इस सिस्टम पे यदि अपन फोर्स देखेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ ग्रेविटी का ही नहीं लग रहा है और नॉर्मली नहीं लग रहा है। एक यहाँ के टेंशन की वजह से भी एक फोर्स लग रहा हो, वो इंटरनल है, पुली का फोर्स, और उसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली होगा। बहुत ही शानदार सवाल। इस सेंटर ऑफ मास में थोड़ा सा तो शिफ्ट होना ही पड़ेगा हॉरिजॉन्टली जब वो गिरेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली नेट फोर्स जीरो नहीं। Got it? थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूं। ये पुली का एम्बडी बनाओ बच्चे। पुली पे रस्सी के फोर्सेस ऐसे लग रहे होंगे कि नहीं लग रहे होंगे? सुधांशु दुबे जी, एसेंशियली पुली का फोर्स देखे तो इन सब नॉर्मल्स का वेक्टर सम आएगा, उसका थर्ड लो पेयर ऐसे लग रहा होगा, क्योंकि वैसे रस्सी का फोर्स वैसे भी कॉन्टैक्ट फोर्स ही होता है, ठीक है कि नहीं? बढ़े आगे।
अच्छा सवाल था, शानदार। कतूरिया, अरे सेंटर ऑफ मास बेटा एल्बर्ट हुई तो ऊपर जाएगा। अभी अभी ज्वाइन करके उर्दू का मतलब भी पूछ रहे, थोड़ा सा अच्छे से बताओ ही बोल देंगे। वाह दुबे से वाह। तो मतलब न्यूक्लियस की शीट की ऑब्जेक्टिव की एक्सरसाइज 2 जिसका लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है 2023 के हो, तो बेटा ये 2021 के लिए चल रहा है ना। आपका बैच 12 मई से शुरू होगा दुबे साहब, वहाँ मिलते हैं न्यूटन्स लॉ के साथ। चलिए ये किसने पूछा था? कतूरिया, शर्मा, प्रदीप शर्मा। अरे भाई ये क्या करता ये आप लोग करना चाहें तो मैं डिस्कस कर सकता हूँ, पर आपका फिजिक्स पसंद है मुझे। जरा नवाजी के लिए शुक्रिया दुबे साहब। जीवन में यही वक्त रह गया था, एक 10वीं नॉट पास, क्योंकि एग्जाम तो हो नहीं रहे तो 10वीं पास भी नहीं कर सकते इनको। वो बोल रहे साहब आपकी फिजिक्स पसंद, आपकी फिजिक्स बड़ी पसंद है। कोई नहीं भाई, कोरोना ने अच्छे अच्छों की हालत खराब कर दी, हम कौन सी बड़ी चीज। ये करना चाहे तो बहुत अच्छा सवाल है। टेली ग्रुप का सिनेरियो क्या है? हमें ऑफिशियली एक टेली ग्रुप में डाल भी रखा है, बच्चों के साथ बोल भी रखा, नहीं यूज कर सकते, किसी को पता है? बाकी टीचर्स क्या करते हैं मैं एक्चुअली पूछता नहीं किसी। Anybody knows? ऑफिशियली पढ़ाते बोलते हैं क्या इस टेली ग्रुप में ये किया वो किया? तो 4 तो मैं ऑफिशियली किया, अनऑफिशियली भी नहीं करता, तो 4 भी करना धीरे धीरे सीख। कई लोग बोलते हैं आप बहुत अच्छा प्रचार करते हो, पता नहीं सीरियसली बोलते हैं कि मजाक करते हैं। चलिए 106 मैं तो अभी अपडेट में डालता हूँ, मैं तो यूज एयर में शायद ही कुछ। चलिए 106 ट्राई करेंगे, एक बड़ा अच्छा सवाल कर रहा हूँ, दे रहा हूँ भाई भाई। ये देखिए ये प्रश्न है, ये चित्र करेक्ट।
सॉल्व? जोकर सर, आपको क्या लगता है जेई का एग्जाम कब होगा? कौन से चैनल से हैं आप? सुबह सुबह आ गए। मेरा कोई चैनल नहीं भाई साहब, न्यूज चैनल पूछा। मेरे वीडियोस पे व्यूज बहुत। यूट्यूब मैंने क्या किया? मैंने को यूट्यूब पे क्यों डाल दिया भाई? फिर से डाल दिया क्या मुझे यूट्यूब पे? क्या करते हैं मेरे जितना सौम्य टीचर। मेरा प्रेडिक्शन बहुत अच्छा है। आपके भविष्य के बारे में प्रेडिक्शन चाहिए क्या आपको? ज्यादा उम्मीदें मत रखिएगा, खासकर इंजीनियरिंग वाली साइड से। ठीक है, इससे ज्यादा आंसर देना अच्छा नहीं लगता स्टूडेंट के लिए। तो जेई का एग्जाम कभी भी हो, इस एटीट्यूड के साथ कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये बच्चे बैठ के पढ़ रहे। और इसमें मैं कारण नहीं हूँ, पहले ही बता दूं। ये नलायक लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। ये लोग यदि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दें और आपकी तरह जर्नलिज्म करें तो शायद आपका हो जाए। समझे ना बात? ये जो पढ़ाई कर रहे हैं ये कारण है आपके फेलियर। सुबह सुबह ठीक ठाक एंजॉयमेंट हो गया, आगे बढ़ते हैं अपन। आलोक सिंह जी, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ये सवाल मैथ्स के टीचर से पूछे तो बेहतर है। स्मॉल डिस्क इज प्लीज। आयुष जी ने सोल्यूशन भेज दिया है एज यूजुअल। कोई बच्ची मेहनत करती है। ठीक
लग रहा है आयुषी जी? और देखिए इस पे एक फोर्स तो लग रहा होगा mg साइन अल्फा ऐसे, और एक लगेगा म्यू mg कॉस अल्फा। इज दिस ओके? अब ये बोल रहे हैं कि फाइंड वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद एंगल फाई। तो देखिए अब एक तो इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, वो आएगा इस डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखने से, इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच इज dv by dt would be equal to mg sin अल्फा का cos फाई, g हटा देते m हटा देता हूँ, तो g sin अल्फा cos फाई माइनस, और यहाँ पे दी म्यू जी, म्यू की वैल्यू पुट कर दूं 10। ठीक है, इससे ज्यादा आंसर देना अच्छा नहीं लगता स्टूडेंट के लिए। तो जेई का एग्जाम कभी भी हो इस एटीट्यूड के साथ कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये बच्चे बैठ के पढ़ रहे, और इसमें मैं कारण नहीं हूँ, पहले ही बता दूं। ये नलायक लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये लोग यदि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दें और आपकी तरह जर्नलिज्म करें तो शायद आपका हो जाए, समझे ना बात? ये जो पढ़ाई कर रहे हैं ये कारण है आपके फेल का। सुबह सुबह ठीक ठाक एंजॉयमेंट हो गया, आगे बढ़ते हैं अपन। आलोक सिंह जी, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, ये सवाल मैथ्स के टीचर से पूछे तो बेहतर है। स्मॉल डिस्क आयुषी जी ने सोल्यूशन भेज दिया एज यूजुअल। कोई बच्ची मेहनत करती है, ठीक ही लग रहा है आयुषी जी? और देखिए इस पे एक फोर्स तो लग रहा होगा mg साइन अल्फा ऐसे, और एक लगेगा म्यू mg कॉस अल्फा। इज दिस ओके? अब ये बोल रहे हैं कि फाइंड वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद एंगल फाई। तो देखिए अब एक तो इसकी
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, वो आएगा इस डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखने से। इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच इज dv by dt would be equal to mg sin अल्फा का cos फाई, g हटा दे, m हटा देता हूँ, तो g sin अल्फा cos फाई माइनस, और यहाँ पे दी म्यू जी, म्यू की वैल्यू पुट कर दूँ tan अल्फा, ऐसा दे रखा है। This becomes simply g sin alpha. So this becomes minus g sin alpha 1 minus cos phi dv by dt, यही होगा rate of change of speed, right? अब इस डायरेक्शन में बात कर ले, dv x by dt, x कंपोनेंट, तो वो होगा g sin अल्फा माइनस म्यू जी cos अल्फा का cos फाई। तो dv x by dt क्या आया, वापस से पुट कर दिया म्यू का वैल्यू, g sin अल्फा इंटू 1 माइनस cos फाई, कोई तकलीफ यहाँ तक, which essentially means dvx by dt is minus of dv by dt. But we also know that v cos phi is vx. करके दिखाओ इसके आगे सॉल्व। या आगे बात समझ में, बस दैट्स इट। अबे इसके बाद क्या ट्राई करेगा, इंटीग्रेशन करके वैल्यू रखनी है, शर्म कर ले, ट्राई कर लूंगा। कैसे कैसे लोग हैं यार, ये सवाल किसने पूछा था एरोडोव का, ये बड़ा ट्रिकी सी मैथ्स है। अब इसमें आप कुछ और करते रहो तो नहीं बैठेगा, वो डेटा और चीजें से सेट करिए एरोडोव जी ने, थोड़ा सा मैथ्स के बेसिस पे ही होगा, वो भी एक पर्टिकुलर मैनिपुलेशन। बड़े लोग हैं, बड़े बड़े काम। आप में से तो कोई लोग अपनी पढ़ाई पे जैसे फालतू चीजों का टेंशन नहीं लेते ना, एग्जाम कब होगा, क्या होगा, चार्डी मिनिस्टर ने क्या बोल दिया, ये अभी काम का नहीं है, बाद में ले लूंगा अंग्रेजी। हाँ एग्जैक्टली, अपने हाथ में जो है जिंदगी में वो करने का, अपने हाथ में पढ़ाई करना है अपन को, वो करने का। है ना, देखिए जिन लोगों ने एक वर्ड से दोस्ती कर ली ना, एक वर्ड से दोस्ती कर ली, जिंदगी मस्त हो जाएगी आपकी। सबसे डिफिकल्ट वर्ड है जिंदगी।
That is going to be our life. कुछ भी सर्टेनिटी नहीं होने वाली, कुछ भी कर लो. Enjoy this. कतूरिया जी, सिंपल सी बात है, यदि इस केस में नॉर्मल इम्पल्सिव होगा कि नॉन इम्पल्सिव होगा? जमीन का नॉर्मल, आपका नाम कतूरिया कहाँ से? जो फ्रिक्शन होगा वो भी नॉन इम्पल्सिव होगा. तो उस छोटे से टाइम में एफ डी टी इंटीग्रेटेड 0 to delta t where delta t is 0, almost 0, और फ्रिक्शन इज म्यू एन या म्यू एम जी. म्यू एम जी डी टी का इंटीग्रल कितना आएगा भाई? So you can conserve momentum of the system. ठीक है कतूरिया जी? HCV chapter 7 O2 question 3 option. ये कहाँ है सुमित जी? ये पूछा क्या है? नीचे का फोटो नहीं खींचा है, डाउट गायब है. डाउट लिख के दोबारा भेजे. एक मिनट, कुछ लिखा ऑप्शन ऑफ कई लोग बड़ा इमोशनल हो जाते हैं डाउट पूछते हैं. परेशान, जो काम होता है वो भी नहीं करता. इमोशंस ना जीवन में बहुत ज्यादा काम के होते नहीं. उसमें भी तो लिखा है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. 0 है वो. 0 कांस्टेंट नहीं होता क्या? तो 0 कांस्टेंट नहीं है क्या? 1 कांस्टेंट है, 0 कांस्टेंट नहीं है. ऐसा भेदभाव क्यों है? सुमित निकल गया. देखो सॉरी बोल रहे. अरे तूने मुझे गाली थोड़ी दी भाई जो सॉरी बोल रहा है यार. बेवकूफ होना तुम्हारा अधिकार है भाई, तुम्हारी ड्यूटी है इनफैक्ट. नहीं तो मैं क्या करूँगा? सही है कि नहीं? सोचो तुम इतने गधे नहीं होते, कैसे काम चलता हम लोगों का. प्लीज डोंट बी सॉरी, लेट मी से थैंक यू. ये भाई क्वेश्चन कहाँ है? नहीं पढ़ाई में आ रहा. आदित्य राज कश्यप, can't read. अरे भगवान, ये वो वाला तो नहीं है?
जाके इससे टक्कर मार रहा है बार बार डिस्टेंस से। भाई इसका पूरा सॉल्यूशन डाल दिया, कॉपी कर ले, एक एक स्टेप समझा दूंगा मैं। सॉल्यूशन डाला हुआ है कश्यप साहब। बहुत ही विकराल सवाल दे दिया था जेई वालों ने, तो दिल पे मत लीजिए, हो जाता है कभी कभी। एक बार देख के फिर सर आपको विकराल क्यों लगा? ऑब्जेक्टिव पेपर में बेटा इतना लंबा सवाल, उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, नंबर 1। फिर मल्टीपल करेक्ट में दिया था, जहाँ पे मार्क्स या तो उसके कम से कम मिल रहे होते 10 मार्क्स। कॉम्प्रिहेंशन में देना चाहिए था, जहाँ पे 3 पार्ट्स में पूछते। एक होता है ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बहुत ज़्यादा थी उस समय। हाँ मतलब एफिशिएंसी होती है ना, एक एफिशिएंसी क्या है? मार्क्स आउटपुट, एफर्ट एंड टाइम इनपुट। तो आप लोगों के लेवल पे, आप लोगों में ये मैच्योरिटी नहीं है। आप लोग क्या करते हैं ना, इमोशनल हो जाते हैं। आपको लगता है कि देखो यार, रिजिड बॉडी, मोमेंटम, मैकेनिक्स, हाँ हाँ बहुत बढ़िया चीज, इसको करेंगे ना तो वीरता का मेडल मिलेगा। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, हीट, ये साले मच्छर है, इनको मार के वीरता का मेडल नहीं मिलेगा। तो भाई फिर सेना में भर्ती हो, और वहां भी भर्ती होगे तो आपको यही बोलेंगे गोली चले तो चुपचाप नीचे लेट जाना, पहले खुद को चेक करना कहीं गोली वोली तो नहीं लगी है, उसके बाद आजू बाजू देख। ये नहीं गोली चले तो खड़े हो, कौन गोली मार रहा है, छाती पे गोली खा रही, ऐसी बहादुरी मत। राइट, आर्मी में भी सबसे पहले यही सिखा दो, गोली चलते ही चुपचाप नीचे गिर जाओ, खुद को चेक करो। राइट, फिर देखो अपने बॉडी को, उसको चेक करो, 2 में जाते हैं। तो इसलिए सवाल बहुत ही बेकार सवाल। राइट, इसकी जगह मैथ्स में कोई पीएनसी का सवाल होगा जो जल्दी सॉल्व हो रहा होगा, मार्क्स तो उतने ही मिलने हैं। तो मेरे हिसाब से तो these questions should not be attempted in exams। यदि इस तरह के लंबे सवाल आ जाएं, एग्जैक्टली, अनलेस भाई आप ऑल इंडिया रैंक 1 वगैरह करने वाले, आपका पेपर ही खत्म हो चुका है, 2.25 घंटे में, 2.5 घंटे में, आधा घंटा बचा है, तो अब आप इस तरह के सवाल कर देखिए। थ्योरी में अच्छा होना, सवालों में अच्छा होना, एक होता है इंटेलिजेंट होना, एक होता है स्मार्ट होना। दोनों का कॉम्बिनेशन डेडली होता है, और कुछ नहीं हो सके तो कम से कम स्मार्ट तो बनो। इंटेलिजेंट येट इडियट मत बनो, ये वर्स्ट होता है। बेस्ट इज स्मार्ट प्लस इंटेलिजेंट, इफ नॉट एटलीस्ट बी स्मार्ट। है ना? हमेशा याद रखिए, प्रथम पूज्य सरस्वती नहीं है, प्रथम पूज्य गणेश जी है।
ये गणेश है, ये सरस्वती है। माँ सरस्वती is about knowledge, eloquence, वाणी. Ganesh is all smart, विघ्नहर्ता. So you need smartness. So एग्जाम क्लियर करने के लिए ना स्मार्टनेस भी काफी जरूरी है. मैथमेटिकली तो भाई ये ऊपर नहीं नीचे है, क्या कर रहा है? एक बार चेक कर लेता हूँ सवाल. यश गुप्ता, ये नीचे है V3. यश गुप्ता जी बुरा मत मानिएगा, आप ये बातें किसी को भी बोलेंगे ना तो वो बोलेगा नहीं नहीं नालायक है, पढ़ता नहीं होगा. सही है कि नहीं बात? इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्मार्ट बन. ठीक है, सॉल्यूशन से देख के पूछ रहे हो क्या? यश गुप्ता जी एक सॉल्यूशन वाली ओके जी. देखिए ये वाला कोलिजन आपको ये समझना पड़ेगा. उसमें एक तो एरो गलत बना हुआ है, वो एरो नीचे होता है, वो थोड़ा मामला है. ये 3M मास की प्लेट है, 210 ग्राम की. ये M मास की बॉल आके टकरा रही है किसी वेलोसिटी V1 से या V2 से. V1 ही कर देते हैं. राइट, यहाँ मोमेंटम कंजर्व की इक्वेशन लग जाएगी और न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन भी लग जाएगा. वो आपने नहीं लगाया, अपेरेंटली मुझे ऐसा लगा. मोमेंटम कंजर्वेशन से लग जाए क्योंकि ये एक फोम पे रखी है, फोम पे रखी तो वो तो इंपल्सिव फोर्स लगाएगा नहीं. ये मैं दूसरे वाले कोलिजन की बात कर रहा हूँ. पहले वाले कोलिजन में तो वो मास का कोई मतलब नहीं, जमीन पे रखी हो तो एसेंशियली वो इंपल्स ही लग जाए. फर्स्ट कोलिजन, ठीक है. सेकंड कोलिजन के अंदर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन वैलिड होगी, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी mv1 नीचे की तरफ इज इक्वल टू ऊपर की तरफ मान लेते हैं इसको v2, mv2 मतलब माइनस mv2 प्लस 3m v3
नीचे की तरफ E3 and Newton's law of got it? नीचे की तरफ पॉजिटिव मान के लिख रहा हूँ। अरे इनफाइनाइट मास का फॉर्मूला होता है यार, याद नहीं बेटा, कोलिजन के फॉर्मूले पढ़ दो ना यार, वो नोट्स ही नहीं देखे बच्चे, सीधे सवाल नोट्स खुले रखने बच्चे। जमीन से आगे कोई टकराता है, अभी तो बोला इनफाइनाइट मास, तो क्या वेलोसिटी जाती टक्कर के बाद, E टाइम्स U, कंजर्वेशन लॉ से नहीं आएगी, उल्टा लगाओगे तो बिल्कुल ही फेल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यश गुप्ता जी? बेटा आपने इनफाइनाइट मास वाला डेरिवेशन पढ़ लो बेटा एक बार, उसमें पहले लगाते हैं फिर मास इनफाइनाइट। इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो हो गया ना डिस्कस। ये क्या किया प्रदीप शर्मा जी? प्रदीप शर्मा जी है क्या? ओके अबाउट लिख रहे हैं। अच्छा, ये टेंशन का फोर्स टीआर करके टॉर्क आ गया। आंसर क्या है? आंसर आ गया? तो टेंशन मैंने भी तो बताई थी, मैंने टेंशन ही निकाली थी क्या? ठीक लग रहा है, लुक्स ओके। अभी अपरेंटली तो कोई मिस्टेक दिख नहीं रही। हाँ जी, 12 मई को आ रहा है भैया की आईडी वाले, 12 मई को बता देंगे कीर्तन जी, सब बता देंगे, किताब पढ़ाई होमवर्क। शुरू में बहुत जोश रहेगा, 6 महीने बाद 3 महीने बाद पढ़ाई 3 महीने बाद शुरू होती है।
3 महीने बाद छोड़ने की इच्छा हुई होगी ना आप लोगों की, जो भी पढ़ यहाँ तक पहुँच गए, कहाँ फंस गए। मतलब सच्चाई तो 3 महीने बाद समझ में आई होगी। जोश की बजाय थोड़ा सा आराम से मतलब काम करना है। फालतू किताब ये वो 25 चीजें एक्स्ट्रा करने का कोई मतलब नहीं है। जितना मास्टर दे दे उतना कर लो, बहुत ज्यादा है। प्रदीप शर्मा जी बताया तो सही, रह गया क्या? अरे शर्मा जी पूरा सॉल्यूशन बता दिया, आप तब से क्या कर रहे थे? पूरा 106 डिस्कस तो किया मैंने। मतलब ये क्यों इक्वल होना? अच्छा ये मतलब ये इक्वल क्यों होने चाहिए? भाई तूने एक पोस्टुलेट मान लिया कि a नेट मस्ट बी इक्वल टू ax, तो बोला देखो देखो नहीं हो रहा, जो मुझे सपना आया था गलत हो गया। ऐसे थोड़ी चलती भाई जिंदगी, लॉजिक तो दे। नो सर, फिर लॉजिक आंसर आने के लिए देख प्रदीप शर्मा, मेरा कहना है इसका आंसर आने के लिए 6 को 6 से काटना पड़ेगा। क्या बोलते हो? आंसर 6 को 6 से काटना पड़ेगा, सही है ना भाई लोग? ठीक है, अब तू जाके ये डाउट अपने मैथ्स के टीचर से पूछ और मुझे बताना उन्होंने क्या आंसर। ठीक है, फिर मैं ये आंसर दे दूँ। एग्जैक्टली यही पूछना कि सर देखो आंसर आने के 6 को 6 से काटना पड़ रहा है, तो सर क्या गलती है? सर सही आंसर आ रहा है तो लॉजिक सही होना चाहिए। ठीक है शर्मा जी, आपको थोड़ा थोड़ा बेटा वो जो हम कर रहे हैं वो फिर भी बता देता हूँ, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखा था मैंने। आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन में अंतर नहीं पता है, प्रोबेबली ये रीजन यू आर कंफ्यूज्ड। ठीक है शर्मा जी, नाराज हो गए आज। है ना, आप मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों को एक ही चीज समझ रहे। ये बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड। So rate of change of magnitude of velocity is direction, whereas the magnitude of rate of change of velocity is the whole acceleration magnitude, which involves x and y, ax square plus ay square. Whereas tangential acceleration involves only the rate of change of speed. ठीक है? बढ़ूं मैं शर्मा जी आगे? क्या लिखता है मिस्टर कौन है? सौरभ बुधाकोटी। I don't understand.
सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से तो हमेशा ही कंजर्व रहता है मोमेंटम, कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी दिखेगी, हमेशा ही जीरो दिखेगी भाई। इसमें इस सवाल से क्या, दुनिया के हर सवाल में ट्रू सूडो फोर्स और लिख लो। छोटा सा डाउट है रिजिड बॉडी का, बेटा मैं रिजिड बॉडी कराऊंगा, मना थोड़ी कर रहा हूँ, पूरा रिटर्न में जो जो लिखा हो सब करा रहा हूँ भाई मेरे। मनित मिश्रा, ये क्या भेज दिया मिश्रा जी ने? भाई साहब डाउट नहीं है, डाउट चलिए डाउट खत्म हो गए, 5-6 मिनट बचे हैं तो रिजिड बॉडी शुरू करें। तो कहाँ से शुरू करें बताइए। अच्छा आयुषी जी का कुछ क्या बोलिए ना, आयुषी जी कौन से सवाल सॉल्व करें उनमें से? नहीं वो 3-4 सवाल दिए थे मैंने एचसीवी के चैप्टर 9 49 से 52, इसमें 52 बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप बोले तो करके दिखाऊं 52, उसके पहले की भी इंटरेस्टिंग है, व्हाटएवर यू लाइक। उसके पहले का कोई करना हो तो बताओ, 50 करूं? ओके जी, आयुषी जी ने कह दिया तो पहले 50 करेंगे हम। एक मिनट, 50 वाला क्वेश्चन कौन सा वाला? 50 है सबसे सारा सवाल तो यही है। COM का मैक्सिमम एलोकेशन से कोई लेना नहीं आयुषी जी। मैं एक बार समझा देता हूँ, मैंने कई बार समझाया हुआ है, आप तो शायद शुरू से पढ़ रही है मुझसे, हो सकता है भूल गई हो। एक बंदा इस पे बैठा हुआ है M1, ठीक है, और वो इस M2 को देखा है, मुझे कुछ सेंटर मास कुछ नहीं आता, उसको ये इस तरफ जाता हुआ दिखा है, तो मैक्सिमम एलोंगेशन के बारे में क्या कहना है आपका? हो चुका है, होने वाला है? होने वाला, क्या बोल दिया आयुषी जी? और यदि ये वेलोसिटी इधर दिख जाए तो हो चुका है। मैक्सिमम एलोंगेशन बेसिकली क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है। इसका मैक्सिमा कब आएगा? जब रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाए। तो बेटा इसमें सेंटर ऑफ मास तो कहीं से आ ही नहीं रहा पूरी कहानी, इसके आगे हम जरूर सेंटर ऑफ मास ले आते हैं। Once we have proven V is equal to V2, so we do know VCM which is going to be M1 V1 plus M2 V2 upon M1 plus M2। जब दो ही पार्टिकल है और दोनों का वेलोसिटी वेक्टर सेम है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी वही हो जाएगी, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। नाउ हाउ टू सॉल्व इट फास्टेस्ट वो भी बता देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम लिखने का एक तरीका मैंने सिखाया था, सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस हाफ MVCM स्क्वायर लिख सकते हैं, याद है सबको?
राइट। और दो पार्टिकल्स के लिए इस क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 v रिलेटिव स्क्वायर। ना यदि हम इस सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो इट विल टर्न आउट टू बी हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 v स्क्वायर v नॉट स्क्वायर प्लस हाफ m सिस्टम vcm स्क्वायर। इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। मैक्सिमम इलोंगेशन पे पहली टर्म हो जाएगी 0 और चूंकि मोमेंटम कंजर्व्ड है तो ये आ जाएगा प्लस आ जाएगा हाफ k स्क्वायर। सीधा आंसर आ जाएगा। Got it? हाँ जी, नेक्स्ट क्लास से आगे बढ़िए। 52 थोड़ा लंबा है, अगली क्लास में यहाँ भी है 5 मिनट ले लेता हूँ। एक्सटेंड बाय टाइम मिनट्स ले लूँ, 5-6 मिनट लगेंगे। तो 52 में क्या हो रहा है? इधर एक फोर्स लग रहा है F1, इधर एक फोर्स लग रहा है F2, राइट। और पूछ रहे हैं जी मैक्सिमम इलोंगेशन कितना हो। दो तरीके, एक तरीका सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में चलना। सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन कितना आएगा, इस डायरेक्शन को प्लस मान के लिख देता हूँ, F2 माइनस F1 बटा M1 प्लस M2। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में चले जाएंगे तो एक सूडो फोर्स लिखना पड़ेगा, M2 ACM M1 ACM, राइट। तो मैं इन दोनों को जोड़ के एक नेट फोर्स F1 डैश बोल देता हूँ, इन दोनों को जोड़ के एक नेट फोर्स F2 डैश बोल देता हूँ, और आप देखेंगे F1 डैश विल बी इक्वल टू F2 डैश। करके देख लीजिएगा, आना भी पड़ेगा क्योंकि नेट फोर्स सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में 0 ही होना पड़ेगा। चेक भी करके आप देख सकते। अब मान लीजिए इसने खींचा x1, इसने खींचा x2। अब जिस समय मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा V21 मस्ट बी 0, which implies V2 must be equal to V1. But please remember हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, 0। और V2 मस्ट बी, और ये V2 CM must be equal to V1 CM, which must be equal to VCM with respect to CM. So ये दोनों भी हो गई 0। इसका मतलब इक्वेशन क्या बनी,
एफ डैश x1 प्लस एफ डैश x2 इतना वर्क हुआ है सिस्टम पे, मस्ट बी इक्वल टू हाफ kx1 प्लस x2 का स्क्वायर फाइनल एनर्जी, जहां पे x1 प्लस x2 ही मैक्सिमम एक्सटेंशन है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली भी जीरो थी, फाइनली भी जीरो है, राइट? सॉल्व। हाँ जी कर सकते मनालिनी जी, मैं करके भी दिखाता था, शायद अपनी रेगुलर क्लास में करके दिखाया हूँ मैंने। बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी नाइस। है कौन सा रट्टा मार के आया ये? कहाँ से रट्टे मार रहे हो बेटा? सर ऐसा ही सिस्टम में हाँ जी, और कोई डाउट? चलिए देन वी विल एंड द क्लास, थैंक यू, बाय बाय। होमवर्क में रिजिड बॉडी शुरू कर दीजिए।